निम्नलिखित शाब्दिक समस्या को इस प्रकार, आज हम पेडागोजी से रिलेटेड पहले सवाल देखेंगे। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल है, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है? तो इसमें बात किया गया है तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, व्यक्लित जमा, व्यक्लित घटा की बात किया गया। तो सबसे पहले हम चारों टर्म को समझेंगे, है ना, चारों टर्म को समझेंगे फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा पहला नंबर में, ए नंबर में, पहला नंबर में लिखिएगा तुलनात्मक जमा। देखो जो ऑप्शंस है ना, पहले चारों ऑप्शंस को समझेंगे फिर उस सवाल का जवाब देंगे, ठीक। पहले लिखिएगा तुलनात्मक जमा। यदि ए के पास, क्वेश्चन अभी आपको नहीं लिखना है, पहले इसको लिखना है। यदि ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक हैं, उसे तुलनात्मक जमा कहा जाता है, उसे तुलनात्मक जमा कहा जाता है, देखो भाई, हेलो, ठीक, हाँ जी, इसको लिखना था, इसको लिखिए। हम पहले सवाल नंबर पहला जो है उसमें 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे फिर हम सवाल के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो तुलनात्मक जमा, यदि ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक है तो उसे तुलनात्मक जमा कहा जाता है, ठीक है। इसमें 2 टर्म पर फोकस करना है, पहला टर्म तो तुलना है, दूसरा टर्म अधिक है। दोनों को आप अंडरलाइन कीजिए, तुलना और अधिक को, ठीक है। देखो यदि ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक है उसे तुलनात्मक जमा कहा जाता है। तुलना करना मतलब कंपैरिजन करना, है ना, एक दूसरे से तुलना कर रहा है। बोल रखा है कि ए के पास जो है बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक है, तब इसे तुलनात्मक जमा कहा जाता है। इस तरह का भाषा कहीं पर भी लिखा रहेगा, भैया ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक है, इस तरह की भाषा कहीं पर भी लिखा जाएगा तो उसे तुलनात्मक जमा कहा जाता है, ठीक। उदाहरण के तौर पर ए के पास बी की तुलना में 5 वस्तु अधिक है, यदि बी के पास 3 वस्तु है। उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा। हाँ जी, देखो जब भी 2 चीज रहेगा और तुलना करा जाएगा, भैया ए की तुलना में बी के पास, ए के पास बी की तुलना में 4 वस्तु अधिक है, 3 वस्तु अधिक है, इस तरह की जब भी तुलना की बात किया जाएगा तो वो तुलनात्मक जमा का उदाहरण होगा, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि यदि ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक है तब उसे तुलनात्मक जमा कहा जाता है। एक्स वस्तु मतलब एक्स के जगह पर कुछ भी नाम दे देगा, 2 वस्तु, 3 वस्तु, 4 वस्तु, ठीक है ना। तो इसको तुलनात्मक जमा, ये तुलनात्मक जमा का उदाहरण होगा। बोला है ए के पास बी की तुलना में 5 वस्तु अधिक है, यदि बी के पास 3 वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि ए के पास बी की तुलना में 5 तो अधिक है, ए के पास अधिक है या बी के पास अधिक है? ए के पास, और कितना अधिक है? 5 है। अगर बी के पास 3 ठो वस्तु है तब बताइए ए के पास कितना वस्तु रहा होगा? 8 वस्तु रहा होगा। आप तुलना करके ही ना बता पाए कि 8 होगा, है ना। तो आप तुलना किए कि भाई, आप बी से तुलना किए कि भैया बी से जो है ए के पास 5 वस्तु ज्यादा है या अधिक है, तो आप तुलना करके इस बात को समझ पाए भैया कि ए के पास बी से 5 वस्तु अधिक है और बी के पास अगर 3 वस्तु है तो आप समझ पाए। देखो यहाँ पर ए के पास बी की तुलना में 5 वस्तु अधिक है, ये कहा गया है कि ए के पास जो है बी की तुलना में 5 तो अधिक है, तो ए के पास अधिक है किससे? बी से। यदि बी के पास 3 वस्तु, फिर आगे बोलेंगे बी के पास 3 तो वस्तु है, तो आप इस बी से आप तुलना करके ए का वस्तु आप बता पाए कि भैया ए तो 5 तो अधिक है और बी बोला है 3 तो है, तो ए आ जाएगा 8 तो।
तो यहां पर दो टर्म को ध्यान में रखना है, इसको आंसर बनाना नहीं है, ये बताना है कि भैया ये किस तरह के सवाल का एग्जाम्पल है ना, तुलनात्मक जमा का एग्जाम्पल है या कोई समथिंग तुलनात्मक घटा या व्यक्लित जमा या व्यक्लित घटाओ, इस तरह का एग्जाम्पल की बात किया गया है। तो ए के पास बी की तुलना, तुलना एक शब्द है, दूसरा है अधिक, है ना। जब भी इस तरह का चीज मिलेगा कि भैया तुलना वाला शब्द है और अधिक वाला शब्द है, तो आप समझ जाइएगा वो तुलनात्मक जमा का उदाहरण होगा, है ना, वो तुलनात्मक जमा का उदाहरण होगा। आप लिखिएगा एक, हाँ अगला एग्जाम्पल बोलो। दोनों को तुलना कर रहे हैं, है ना, तुलना कर रहे हैं, और जनरली जो टर्म को पकड़ना है, तुलना और अधिक, जहां भी तुलना और अधिक रहेगा तो समझ जाइएगा कि तुलनात्मक जमा का उदाहरण है ना, तुलनात्मक जमा का उदाहरण, तुलना और अधिक रहेगा तो तुलनात्मक जमा का उदाहरण होगा। आगे लिखिएगा, जगह तो है नहीं, अच्छा इसको हटा दो। दूसरा लिखिएगा एग्जाम्पल, रमेश, अरे उसको आएंगे तो फिर भी आएंगे, डिलीट कर देते हैं। रमेश का उम्र 20 वर्ष है, और जी दूसरा एग्जाम्पल, और सुरेश रमेश की तुलना में 5 वर्ष बड़ा है। रमेश का उम्र 20 वर्ष है और सुरेश रमेश की तुलना में 5 वर्ष बड़ा है ना। ये भी तुलनात्मक जमा का उदाहरण है ना, ये भी तुलनात्मक जमा का उदाहरण है। तो रमेश का उम्र 20 वर्ष है और सुरेश रमेश की तुलना में 5 वर्ष बड़ा है ना। तो कौन बड़ा है? सुरेश बड़ा है। सुरेश रमेश की तुलना में 5 वर्ष बड़ा है ना। तो सुरेश बड़ा है, हम तुलना कर रहे हैं रमेश से तुलना कर रहे हैं भैया, सुरेश का जो उम्र है रमेश की उम्र से 5 वर्ष बड़ा है। यहाँ पर भी तुलना वाला शब्द आया हुआ है, और बड़ा है या अधिक है, दोनों सेम बात है, बड़ा बोला जाए या अधिक बोला जाए सेम बात है। तो ये भी तुलनात्मक जमा का उदाहरण है ना, ये भी तुलनात्मक जमा का उदाहरण है। अगला उदाहरण लिखिएगा, हाँ जी बोलो। उदाहरण सब एक ही देंगे कि अलग अलग उदाहरण लेंगे? भाई बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ एक अधिक बोल रहे हैं, एक ही तो अधिक। अच्छा हाँ ठीक, समझ गया, तुम्हारा सवाल समझ गया। भाई ए और बी जो है ना, कुछ भी हो सकता है उल्टा पुल्टा, है ना। ये नहीं समझना कि पहले तो बड़ा होना चाहिए या दूसरे तो बड़ा होना, कोई भी एक तो बड़ा होना चाहिए, समझे बात को। तो ऐसा नहीं कि ए लिखे तो ए ही हमेशा होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है ना, समझ गए कंफ्यूजन को। ठीक है, तो कोई भी दोनों में से दो तो रहेगा ना, एक तो बड़ा रहेगा है ना दूसरे की तुलना में। ठीक है, कोई भी, चाहे पहला वाला रहे या दूसरा वाला रहे। ठीक, चलिए। तो रमेश का उम्र 20 साल है और सुरेश रमेश की तुलना में 5 वर्ष बड़ा है ना। तो सुरेश को तुलना कर रहे हैं, सुरेश जो है रमेश से तुलना किया जा रहा है कि सुरेश जो है बड़ा है 5 साल रमेश से, है ना। तो यहाँ पर तुलना वाला भी शब्द आया है, बड़ा वाला भी शब्द आया है, ज्यादा वाला भी शब्द आया है, इसलिए ये तुलनात्मक जमा का उदाहरण है। ठीक, अगला लिखिएगा, अगला उदाहरण लिखिएगा। मेरे पास 10 किताब है, 10 किताब है। और रमेश के पास मेरे से 3 अधिक किताबें हैं, 3 अधिक किताब है। ठीक है, रमेश के पास कितनी किताबें हैं? लिखिएगा, रमेश के पास कितनी किताबें हैं? रमेश के पास कितनी किताबें हैं? रमेश के पास कितनी किताबें हैं? ठीक है, रमेश के पास कितनी किताबें हैं? यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? ठीक है, यह किसका उदाहरण है? अच्छा, क्या लिखे हैं? मेरे पास कितना किताब है? 10 किताब। और फिर बोला है कि रमेश के पास 3 अधिक किताबें हैं। मेरे से 3 अधिक किताबें, मेरे से या मेरी तुलना में, है ना, दोनों बात सेम है। मेरे से बोला जाए या मेरी तुलना में 3 अधिक किताबें। ठीक है, तो रमेश के पास कितना किताब है? तो रमेश
रमेश का किताब के बारे में कि भैया रमेश के पास कितना किताब है, मेरे से तुलना करेगा, मेरे पास 10 है तो उससे 3 अधिक है तो उसका 13 होगा, तो मेरे से तुलना करके ही उसका अधिक हो रहा है ना, 13 हो रहा है। तो तुलना भी किया जाएगा और अधिक भी होगा तब वो तुलनात्मक जमा का उदाहरण होगा। तुलना भी करेंगे और अधिक भी होंगे तब वो तुलनात्मक जमा का उदाहरण होगा। तो ये जो है तुलनात्मक जमा का उदाहरण है ना, ये तुलनात्मक जमा का उदाहरण है। उत्तर में लिखिएगा तुलनात्मक जमा, 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 ठीक, उत्तर में लिखिएगा तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक जमा, ठीक। और एक एग्जांपल लीजिएगा, मैं अपने घर से मैं अपने घर से मैं अपने घर से मैं अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर तय करके जाता हूं, 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 5 किलोमीटर तय करके जाता हूं। मेरी तुलना में मेरा दोस्त, मेरी तुलना में मेरा दोस्त, मेरी तुलना में मेरा दोस्त वही स्कूल वही स्कूल वही स्कूल 2 किलोमीटर अधिक तय करके 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 जाता है, 2 किलोमीटर अधिक तय करके जाता है। मेरा दोस्त का नाम नहीं दिया है ना, ठीक है। 2 किलोमीटर अधिक तय करके जाता है तब तब मेरा दोस्त कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितना किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाता है। तब मेरा दोस्त कितना किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाता है, तब मेरा दोस्त कितना किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाता है। जाता है, ठीक है। ठीक है, यह किस चीज का एग्जाम्पल उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है, लिखोगे आगे, यह किसका उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है, ठीक है। तुलनात्मक जमा, ठीक है। तो तुलनात्मक जमा में एक तो चीज दे देगा और दूसरा बोलेगा कि इतना अधिक तय करता है ना, इसकी तुलना में इतना अधिक तय करता है, तो आप समझ जाइएगा कि तुलनात्मक जमा की बात है। तुलना भी करेगा और ज्यादा भी होगा, तुलना भी करेगा और ज्यादा भी होगा तो वो तुलनात्मक जमा का उदाहरण होगा, ठीक है ना, ये तुलनात्मक जमा का उदाहरण होगा। तो हम जो स्कूल जाते हैं 5 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते हैं, मेरा दोस्त मेरे से 2 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करके वही स्कूल जाता है, इसका मतलब मेरे दोस्त का घर थोड़ा दूर रहा होगा, है ना। तो मेरा दोस्त स्कूल जाने में कितना किलोमीटर चलता है या कितना किलोमीटर तय करता है, तो मेरे से तुलना कर रहे हैं। मेरा 5 है तो वो 2 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करता है, तो वो 7 किलोमीटर तय करके जाता होगा स्कूल, इसका मतलब उसका घर दूर रहा होगा, तो उसमें तुलना भी कर रहे हैं और ज्यादा भी दूरी तय कर रहा है, ज्यादा भी हो रहा है, इसका मतलब ये तुलनात्मक जमा का उदाहरण है, ये तुलनात्मक जमा का उदाहरण है। ओके, अब एक सवाल है, आप बोर्ड पे सवाल लिखा गया, आप इस सवाल को लिखोगे। नहीं दिख रहा, अरे इतना बड़ा दिख गया कि का नाम मुश्किल है, ठीक तो नहीं है, आप दिख रहा है भाई, पीछे वाले को दिख रहा है, लिखो। पहला सवाल लिखोगे, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल है, तो मनीष के पास कितना पेंसिल है। ये सीटेट का पूछा गया सवाल है, ईयर नहीं दे रखा है लेकिन सीटेट का पूछा गया सवाल है, ठीक है। अब सवाल लिखिएगा, सीटेट का पूछा गया सवाल है, ठीक है। सवाल लिखिए, ये पूछा गया सवाल है भाई। सवाल एग्जाम्पल से इस तरह से रखना कि भैया क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें जो है एक टू का दे रखेगा, है ना, एक का दिया हुआ रहेगा 6 पेंसिल है, अरे वो भी आ जाता है। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 पेंसिल अधिक है। अच्छा, तो मेरे मनीष को तुलना कर रहा है मेरे से, यानी कि उसके पास 2 अधिक है, और 2 अधिक है तो ज्यादा भी हो रहा है, उसके पास 8 भी हो रहा है। तुलना भी किया जा रहा है और मनीष के पास मेरे से ज्यादा भी हो रहा है ना।
तब मनीष के पास कितनी पेंसिल है ना, ये पूछा है कि कितना पेंसिल है। ये किस चीज का उदाहरण है? तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, व्यक्लित जमा, व्यक्लित घटा। तो तुलनात्मक अभी जमा पढ़ रहे हैं और हम लोग को पता है कि ये तुलनात्मक जमा का उदाहरण है ना, ये तुलनात्मक जमा का उदाहरण है। अभी हम सब पढ़ेंगे, तुलनात्मक घटा भी पढ़ेंगे, व्यक्लित जमा भी पढ़ेंगे, व्यक्लित घटा भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो तुलनात्मक जमा में क्या होगा कि भैया एक को दे देगा और दूसरे के बारे में बोलेगा उससे इतना अधिक है ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये तुलनात्मक जमा का उदाहरण है, ठीक है। वो तुलनात्मक जमा का उदाहरण हो जाता है, ठीक। लिख चुके हैं, आगे बढ़े। कितना लेट से उतार के हो यार, थोड़ा फटाफट उतारा करो। देखो भाई, कई लोग के दिमाग में आता होगा कि सर ये तो पहले अलग से पढ़ा देना चाहिए फिर सवाल पर आना चाहिए। तो ठीक है, वो भी एक तरीका है, हम जो कर रहे हैं ये भी एक तरीका है। इसका रीजन बताता हूँ। बचपन क्लास से जो है कई लोग सोचे होंगे, जो स्कूलिंग वगैरह किए होंगे, तो कई लोग सोचते हैं भैया वो डिक्शनरी आती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कोई भी डिक्शनरी आती है, तो ये सोचते हैं भैया मतलब रोज एक बना लेते हैं भैया ये कितना पढ़ना है, और रोज एक तो पढ़ेंगे तो हम अंग्रेज बन जाएंगे, है ना। ऐसे सोचते हैं, फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, आप जो है रटते जाते हैं। रटने के बाद 10 दिन के बाद पता पड़ता है भैया जो रटे थे सब गायब हो गया, है ना। उधर आगे पढ़ते जाते हैं, इधर भूलते जाते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन वो चीज का वर्ड मीनिंग इंग्लिश का आपको याद होगा, जिसका आप ट्रांसलेशन बनाए होंगे, वो चीज अभी भी आपके जहन में है। तो अप्लाई करते हैं ना जो चीजों को, तो वो दिमाग में फिट बैठता है, खट से बैठ जाता है। इसीलिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ना, सवाल सामने में और उस चीजों को समझ रहे फिर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ज्यादा फिट बैठेगा, है ना, और जल्दी से बैठेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अरे आगे लिखिएगा तुलनात्मक घटा, तुलनात्मक घटा, घटा। यदि ए के पास बी की तुलना में, यदि ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु कम है, कम है, उसे तुलनात्मक घटा कहा जाता है। तुलनात्मक घटा कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक। ठीक है जी। तुलनात्मक जमा में ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक है, उसे तुलनात्मक जमा कहा जाता है। तुलनात्मक घटा में क्या होगा, ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु कम है, उसे तुलनात्मक घटा कहा जाता है। जमा में भी तुलना होता है और घटा में भी तुलना होता है। जमा में ज्यादा होता है ना, जो भी वस्तु होता है जिसका तुलना करते हैं जहां से, तो उसमें ज्यादा होता है, और तुलनात्मक घटा में कम होता है ना, कम होता है, तुलनात्मक घटा में कम होता है। आप लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, एग्जाम्पल्स लिखिएगा, इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा। बी के पास लिखिएगा, बी के पास, बी कैपिटल बी लिखिएगा, बी के पास 10 वस्तु हैं। बी के पास, बी कैपिटल बी फॉर बॉय, बी के पास 10 वस्तु हैं, ठीक है। ए के पास, आगे लिखिएगा, यदि, यदि आगे लिखिएगा, यदि ए के पास बी की तुलना में, यदि ए के पास बी की तुलना में 2 वस्तु कम है, 2 वस्तु कम है, 2 वस्तु कम है, 2 वस्तु कम है जी, 2 वस्तु कम है, तब ए के पास, तब ए के पास कितनी वस्तु हैं, तब ए के पास कितनी वस्तु हैं, तब ए के पास कितनी वस्तु हैं, अरे यार चला कैसे जाते हैं, तब ए के पास कितनी वस्तु हैं, तब ए के पास कितनी वस्तु हैं। बोला गया कि बी के पास 10 वस्तु हैं, 10 वस्तु। कोई बदलेगा इसको यार, बी के पास 10 वस्तु हैं। आगे क्या लिखा है, यदि ए के,
पास बी की तुलना में दो वस्तु कम है, तब ए के पास कितनी वस्तु है? ठीक है, चलो ए के पास, तब ए के पास कितनी वस्तु है? कितनी वस्तु? ठीक है, तब ए के पास कितनी वस्तु? यही बात लिखाए थे। देखो बी के पास 10 वस्तु हैं, यदि ए के पास बी की तुलना में 2 वस्तु कम है ना, हम तुलना कर रहे हैं। बी के पास बोला 10 वस्तु हैं, यदि ए के पास बी की तुलना में 2 वस्तु कम है, तो ए के पास कम है ना, ए का तुलना कर रहे हैं बी से, लेकिन बोल रहे हैं कि ए के पास जो है बी की तुलना में 2 वस्तु कम है। ठीक है, तो ए का कम है ना, तो तुलना भी कर रहे हैं, ए का तुलना भी किया जा रहा है बी से, और ए में कम भी हो रहा है कितना? 2। तो अगर तुलना भी करे और कम भी हो जाए तब वो तुलनात्मक घटा का उदाहरण होता है, तब वो तुलनात्मक घटा का उदाहरण होता है ना, तब वो तुलनात्मक घटा का उदाहरण होता है। ठीक, तो ये तुलनात्मक घटा का उदाहरण है कि भैया एक बी के पास जो है 10 वस्तु हैं, ए के पास जो है बी की तुलना में 2 वस्तु कम है, तब ए के पास कितनी वस्तु हैं? तो यहाँ पर ए के पास बी की तुलना में 2 कम है, कम भी है और तुलना भी की जा रही है, तब ये तुलनात्मक घटा का उदाहरण है, ये तब ये तुलनात्मक घटा का उदाहरण है। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, दूसरा उदाहरण लिखिएगा। यदि यदि मोहन की लंबाई 6 फुट है, यदि मोहन की लंबाई 6 फुट है, यदि मोहन की लंबाई 6 फुट है, फुल स्टॉप लगाइएगा, फुल स्टॉप लगाइएगा, लिखाएं यदि मोहन का उम्र यदि मोहन की लंबाई 6 फुट है, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगाने के बाद, सोहन की लंबाई, मोहन के बाद सोहन की लंबाई मोहन की लंबाई से 1 फुट कम है, 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 तब सोहन की लंबाई कितनी है? 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 यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? ठीक है, तो भाई पहले तो मोहन है, मोहन का बोल रखा है कि लंबाई जो है 6 फुट है। ठीक है, मोहन का लंबाई बोल रखा है 6 फुट है। ठीक, फिर बोला है कि सोहन जो है मोहन की लंबाई से 1 फुट कम है, तो सोहन का लंबाई मोहन की लंबाई से तुलना हो रहा है ना, कि 1 फुट कम है, 1 फुट कम है। तो अगर सोहन की लंबाई मोहन की लंबाई से तुलना भी कर रहे हैं और कम भी हो रहा है ना, 1 फुट कम है तो इसका मतलब 6 फुट है, तो सोहन कितना होगा? 5 फुट होगा। तो कम भी हो रहा है और तुलना भी हो रहा है, इसीलिए ये तुलनात्मक घटा का उदाहरण है ना, कम भी हो रहा है और तुलना भी कर रहे हैं, तुलना भी करेंगे और कम भी करेंगे, तो ये तुलनात्मक घटा का उदाहरण है। ठीक, तब ये तुलनात्मक घटा का उदाहरण है। तो तुलनात्मक, एक चीज समझिएगा, तुलनात्मक जमा और तुलनात्मक घटा में जनरली क्या होगा कि एक तो चीज का बोल देगा भैया, जैसे यहाँ पर बोला कि एक तो का बोल दिया कि 6 फीट है, दूसरे के बारे में नहीं बोलेगा कि दूसरा कितना फीट है, दूसरे के बारे में बोलेगा इतना ज्यादा है इतना कम है, ज्यादा बोलेगा तुलनात्मक जमा हो जाएगा, कम बोलेगा तुलनात्मक घटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, एक का दे देंगे और दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलेगा कि दूसरा क्या है, लेकिन उसके बारे में तुलना कर देगा भैया इससे इतना ज्यादा इतना कम है, ज्यादा बोलेगा तो तुलनात्मक जमा हो जाएगा, कम बोलेगा तो तुलनात्मक घटा हो जाएंगे। ठीक, अब आगे और एग्जाम्पल्स लीजिए, और एक एग्जाम्पल लिखिए, और एक एग्जाम्पल लिखिए। रहीम का वजन 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है, 60 रहीम का वजन 60 किलोग्राम है। ठीक है, आगे लिखिएगा, सोहन का वजन रहीम के वजन से, सोहन का वजन रहीम के वजन से 10 केजी कम है,
10 केजी कम है, 10 किलोग्राम कम है, 10 केजी मतलब 10 किलोग्राम कम है, तब सोहन का वजन कितना है? 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 वापस से सुनिएगा। रहीम का वजन 60 किलोग्राम है, 60 केजी है। सोहन का वजन रहीम के वजन से 10 किलोग्राम 10 केजी कम है, तब सोहन का वजन कितना है? यह किस चीज का एक उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? बोलो भाई, क्या आंसर आएंगे? तुलनात्मक घटा, है ना। तो रहीम का वजन 60 किलोग्राम तो बोल ही रखा है कि रहीम का वजन 60 किलोग्राम है। उसके बाद जो है सोहन की बात किया गया कि सोहन का वजन रहीम के वजन से 10 केजी कम है, मतलब सोहन जो है, सोहन का वजन का तुलना रहीम के वजन से हो रहा है, और साथ में तुलना भी कर रहे हैं और कम भी हो रहा है। तुलना भी किया जाए और कम भी हो जाए तो वो तुलनात्मक घटा होगा, है ना, वो तुलनात्मक घटा होगा। ठीक है, वो तुलनात्मक घटा होगा। तो ये तुलनात्मक घटा का उदाहरण है, ये तुलनात्मक घटा का उदाहरण है। ठीक है, और एक लास्ट उदाहरण लिखो, और एक लास्ट उदाहरण लिखो। लिखिएगा, मेरे पास भाई चलता का है, मेरे पास 6 पेंसिल 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 है। मनीष के पास, मनीष के पास, मनीष के पास मेरे से, मनीष के पास मेरे से 2 पेंसिल कम है। तब मनीष के पास कितना पेंसिल है? तब मनीष के बाद पास कितना पेंसिल है? तब मनीष के पास कितना पेंसिल है? तब मनीष के पास कितना पेंसिल है? यह किसका उदाहरण है? पास बी से कितना वस्तु अधिक है? अधिक है। तब यह व्यवकलित, तब यह व्यवकलित जमा कहलाता है। यदि a बराबर 10, b बराबर 8, a b से कितना अधिक है? लिखिएगा, एक बार लिखिएगा फिर समझाऊंगा। व्यवकलित जमा, ए के पास बी से 2 वस्तु अधिक। ठीक है, पहले लिखिए फिर समझाता हूं। आपको लगता होगा कि दोनों सेम ही जैसा चीज लिखा गया है ना, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हम समझाएंगे। लिखिए जल्दी से। सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, ज्यादा कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। देखो जी, व्यवकलित जमा किसको बोलेंगे? यदि यह कहा जाए कि a के पास b से कितना वस्तु अधिक है, तब यह व्यवकलित जमा कहलाता है। ठीक है, a के पास b से कितना वस्तु अधिक है, तब यह व्यवकलित जमा कहलाता है। एग्जाम्पल में a दे रखा है 10, b दे रखा है 8, आगे पूछा है a b से कितना अधिक है ना, a b से कितना अधिक है, तो a के पास b से 2 वस्तु अधिक है या 2 चीजें अधिक है। ठीक है,
यहाँ पर और पिछले वाले में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस समझिएगा, है ना। यहाँ से और पीछे वाले में क्या डिफरेंस है ये समझिएगा। यहाँ पहले तुलनात्मक जमा में क्या होता था कि एक ठो का मान दिया रहता था और दूसरे का मान नहीं दिया रहता था, दूसरे के बारे में सिर्फ पूछा। जैसे बोला जाता भैया एक का उम्र जो है 8 साल है, दूसरे आदमी का उम्र इनसे 2 साल ज्यादा है, 10 साल नहीं बोला जाता था, 2 साल ज्यादा है, तब ये तुलनात्मक जमा का उदाहरण होता था। फिर देखिए जैसे तुलनात्मक जमा में एक, जैसे मेरे पास 6 पेंसिल है, क्या हो गया, बड़ा किसको कर दें यार, ये तो बड़ा तो है ही, इसको नहीं लिखना अभी, लो यार तो नहीं जाता है, बड़ा नहीं होगा यार, ये रूट गया है। ठीक, देखो सुनिएगा, तो तुलनात्मक जमा में क्या होता था, जैसे तुलनात्मक जमा में देखिएगा कि एक मेरे पास 6 पेंसिल हैं और सोहन के पास मेरे से 2 पेंसिल ज्यादा है ना, तब सोहन के पास कितना पेंसिल है, ये तुलनात्मक जमा का उदाहरण है। लेकिन व्यक्लित जमा की बात किया जाए तो ये बोलेंगे कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं और सोहन के पास 8 पेंसिल है, तब सोहन के पास मेरे से कितना ज्यादा पेंसिल है, तब ये व्यक्लित जो है जमा का उदाहरण है। व्यक्लित जमा में दोनों का दे देगा मान, है ना, फिर अधिक कम की बात करेगा, ठीक है जी, जमा या घटाव में फिर अधिक की बात करेगा। यहाँ तुलनात्मक में क्या होगा, तुलनात्मक जमा में एक ही को बोलेगा और दूसरा बोलेगा कि इतना ज्यादा है या इतना कम है, दूसरे के बारे में बोलेंगे कि इतना ज्यादा है या इतना, एक ही टू, हाँ वहां एक ही टू दिया रहेगा, फिर बोलेगा इससे 2 ज्यादा है या 2 कम है या समथिंग, ठीक है ना, वो तुलनात्मक जमा या घटाव की बात होती है। क्या हो गया इसमें, चार्ज इतना जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है, क्या बोले, कोई बात, ठीक है जी। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि भैया इसमें दोनों का मान दे देगा, फिर बोलेगा कौन ज्यादा है, ठीक, तो आप समझ जाना कौन ज्यादा है तो व्यक्लित जमा की बात करेगा, है ना, ज्यादा की बात होगा तो व्यक्लित जमा की बात करेगा। अगला उदाहरण लिखिएगा, अगला उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण लिखिए, राम के पास, अगला उदाहरण लिखिएगा, राम के पास ये, हाँ इसका वापस से इसको बदलो यार, एक बार बदलो फिर, कोई बात नहीं, पेशेंस रखनी है भाई, ठीक है। लिखोगे राम के पास 8 केजी सेब हैं, रुको रुको बोलता हूँ राम के पास 8 केजी सेब है, ठीक है, राम के पास 8 केजी सेब है, पंडाल फिर मामला गड़बड़ नहीं होगा, कहाँ पर लगा, हाँ जी भाई, राम के पास 8 केजी सेब है, ठीक है, मोहन के पास, मोहन आगे लिखिएगा, मोहन के पास 10 केजी सेब है, मोहन के पास 10 केजी सेब है, हाँ जी, तब मोहन के पास कितना अधिक सेब है, तब मोहन के पास कितना अधिक सेब है, तब मोहन के पास कितना अधिक सेब है, ठीक है, कितना अधिक सेब है, देखो दोनों का मान दे रखा है, ठीक है, तो अगर राम के पास 8 केजी सेब है और मोहन के पास 10 केजी सेब है, तब मोहन के पास राम के पास से कितना अधिक सेब है, दोनों का मान दिया हुआ है, मोहन का भी मान और राम का भी मान दे रखा है, कितना कितना केजी उसके पास सेब है, फिर बोला है कि राम के पास मोहन के पास से कितना केजी सेब ज्यादा है, ठीक है, दोनों का मान दिया हुआ है, तब ये तुलनात्मक जमा नहीं, तब ये व्यक्लित जमा का उदाहरण है। लेकिन इसी सवाल को ये लिखा जाता कि भैया राम के पास 8 केजी सेब है और मोहन के पास राम के पास से 2 केजी सेब ज्यादा है, तब मोहन के पास कितना सेब है, तब ये तुलनात्मक जमा का उदाहरण होता। लेकिन यहां पर दे रखा है राम के पास 8 केजी सेब है, मोहन के पास 10 केजी सेब है, दोनों का मान दे रखा है, उसके बाद बोला है कि मोहन के पास राम के पास से कितना ज्यादा सेब है ना, दोनों का मान दे रखा है, तब ये व्यक्लित जमा का उदाहरण है, ठीक। चलिएगा अगला उदाहरण लिखोगे जरा, व्यक्लित जमा के बाद व्यक्लित घटाओ, व्यक्लित घटाओ, इसी में मैं लिख देता हूं व्यक्लित। यदि यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितना वस्तु कम है, अधिक की जगह पर कम, आप लिखिएगा, एग्जाम्पल नहीं लिखना है, यहां तक लिखिएगा। व्यक्लित घटा, यदि यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितना वस्तु कम है, तब यह व्यक्लित घटा का घटा कहलाता है, व्यक्लित घटा कहलाता है, व्यक्लित घटा कहलाता है, तब यह व्यक्लित घटा कहलाता है, तब यह व्यक्लित घटा कहलाता है, ठीक है। यदि यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितना वस्तु कम है, ठीक है, कम वाला चीज है,
कम के बारे में पूछेगा, तब यह व्यक्लित घटा कहलाता है, तब यह व्यक्लित घटा कहलाता है। हाँ जी, तब यह व्यक्लित घटा कहलाता है। ठीक, लिख लिया, एग्जांपल्स लिखता हूं, इसको हटाना पड़ेगा, हटाएं इसको। a बराबर 10, b बराबर 12, तब a के पास b से कितना वस्तु कम है? वस्तु कम है। ठीक है, कितना वस्तु कम है? कितना वस्तु कम है? ठीक है जी, कितना वस्तु कम है? तो a के पास b से 2 वस्तु कम है। ठीक, यहां दोनों का मान दिया हुआ है और फिर आगे बोला है कि a के पास b से कितना वस्तु कम है। ठीक है, कमी की बात किया गया है, a कितना कम है b से, कमी की बात किया गया है और दोनों का मान दिया हुआ है, तब ये व्यक्लित घटाव का उदाहरण होगा, तब ये व्यक्लित घटाव का उदाहरण होगा, तब ये व्यक्लित घटाव का उदाहरण होगा। ठीक है, ये व्यक्लित घटाव का उदाहरण है। ठीक, यहां पर दोनों का मान दे देगा और फिर बोला जाएगा कि भैया ये कितना कम है, कम वाली बात किया जाएगा तो व्यक्लित घटा, ज्यादा वाली बात किया जाएगा तो व्यक्लित जमा की बात किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा सिर्फ बोला जाता है भैया a 10 है और b जो है, और ऐसे बोल देता है भैया b जो है 12 है और a जो है b से 2 कम है ना, 2 कम है, a का मान नहीं देकर सीधा बोला जाता है कि a b से 2 कम है, तब a कितना है ना, तब यहाँ घटा भी हो रहा है, तुलना भी कर रहे हैं और मान भी नहीं दिया है, तब ये जो हो जाता है तुलनात्मक घटा, है ना, तब ये हो जाता है तुलनात्मक घटा। चलिए अगला सवाल लिखिएगा, लिखिएगा मेरे पास 6 पेंसिल हैं, 6 पेंसिल हैं, मेरे पास 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 6 पेंसिल हैं और मेरे दोस्त के पास, और मेरे दोस्त के पास, और मेरे दोस्त के पास, और मेरे दोस्त के पास 8 पेंसिल हैं, तब मेरे पास मेरे दोस्त से, तब मेरे पास मेरे दोस्त से कितना पेंसिल कम है? कितना पेंसिल कम? कितना पेंसिल कम? ठीक है जी, दोनों का मान दिया हुआ है और बोला है कमी की बात किया गया है, दोनों का मान पता हो और कमी की बात किया गया हो तो ये व्यक्लित घटाव का उदाहरण है, ये व्यक्लित घटाव का उदाहरण है ना, ये व्यक्लित घटाव का उदाहरण है। ठीक जी, चलो अब हम लोग जो है दूसरा सवाल को, चलिए हम समझ गए इसी के जरिए से, इस सवाल के जरिए से तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटाव, व्यक्लित जमा, व्यक्लित घटाव, ये सारी बात क्या होता है, ये सारी चीज हम समझ गए। अब आगे देखिएगा, कक्षा 3 के छात्र में 16 गुना 25 को रिमूव कर देता हूँ पहले। देखो कक्षा 3 के छात्र में 16 गुना 25 को इस प्रकार से गुना किया, 16 गुना 25 को, 16 को उन्होंने लिखा 8 गुना 2 और 25 को 5 गुना 5 लिखा। ठीक, फिर क्या किया, इन दोनों को अदला बदली कर दिया है ना, 5 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया और 5 लिखा। ठीक है, फिर 8 पंचे 40 और 5 गुना 10 और 40 गुना 10 कहे तो 400, ऐसे गुना किया। फिर आगे बोला है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है? पहला है सहचर्य नियम, दूसरा है पुनरावृत्ति का योग, तीसरा है प्रतिलोम गुणन का सिद्धांत, चौथा है वितरण का सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले सबको हमें समझना पड़ेगा क्या क्या होता है, ये चीज समझना पड़ेगा, है ना, उसके बाद ही हम लोग इसके ऊपर आएंगे। ठीक, पहले समझते हैं, पहला नियम समझते हैं, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, भाई जो बात है ना सबको समझाएंगे, इनमें से और एक बात आती है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम में क्या होता है कि a प्लस बी जो आता है ये b प्लस ए के बराबर आता है। ठीक है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए आता है ना, जोड़ का क्रम विनिमय नियम है ना, जोड़ का है। a प्लस बी प्लस ए के बराबर आता है, ये क्रम विनिमय नियम कहलाता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो संख्या ले लो, 2 ले लो, दूसरा 3 ले लेता हूँ,
2 + 3, और इन दोनों का अदला बदली कर दो, है ना, 3 को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो, है ना। तो ऐसा गणित में काम ऐसा करने के बाद मान नहीं बदलता है, ये भी 5 आया तो ये भी 5 ही आएगा, है ना। तो ये क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्रम मतलब ऑर्डर, विनिमय का मतलब अदला बदली करना, है ना। क्रम विनिमय नियम में क्या होगा कि a + b b + a के बराबर आता है ना। a और b कोई भी संख्या रहेगा, a + b कीजिए, मतलब पहला टो प्लस दूसरा टो कर दीजिए, या फिर दूसरा टो को पहले लिखिए, पहला टो को बाद में लिखिए, जोड़ दीजिए, दोनों का मान सेम ही आएगा, दोनों का मान सेम ही आता है। हेलो, हाँ जी जी जी, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, प्रीतम जी बोल रहे हैं, हाँ बोलो जी। हाँ, आज क्लास लेने दीजिए, आज यहीं पर हैं, कल से आइएगा जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रीतम जी थोड़ा सा हम क्लास, अच्छा हम थोड़ा क्लास में सर से बात करना पड़ेगा हमको, तो जी जी, अच्छा जी 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 जी, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा क्लास में आप थोड़ा निकल करके बात करेंगे बाद में, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक ठीक, हाँ जी। हाँ, क्रम विनिमय, ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम है ना। अब कहीं पर भी लिखा रहेगा सवाल के तौर पर कि 5 + 3 बराबर 3 + 5, 3 + 5, ये किस नियम को पालन करता है? तो आंसर आएगा जोड़ का क्रम विनिमय नियम, है ना, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक, तो आप इसको लिखो, लाल वाला को लिखो, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम लिखिएगा, क्रम विनिमय नियम, ठीक है, लिखना जरूरी है, लिखे, ठीक है जी। आप कोई भी दो नंबर को जोड़ोगे, 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बात तो सेम ही पड़ेगा, है ना। ये नाम खाली याद रखना है कि गणित में इसका नाम है क्रम विनिमय नियम। विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज, एक्सचेंज, है ना। विनिमय का मतलब आपस में अदला बदली होना, ठीक है, ठीक है जी। इतना जल्दी मुरझा कैसे जाते हैं? बैटरी खराब हो गया होगा यार भाई, किसका हिट तो हो रहा है, बैटरी हिट तो हो रहा है थोड़ा बहुत, अच्छा देखता हूँ, हाँ जी, ठीक है। जोड़ का क्रम विनिमय नियम ये रहा, ठीक है, चलो कम से कम 10 मिनट तो चलता है। हिट तो होता है यार, लिखिए क्या चीज, टाइम की चिंता नहीं करो, अभी 1 घंटा से पहले हिलेंगे नहीं, और टाइम का याद दिलवाओगे तो ज़्यादा पढ़ा देंगे दोस्त। इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है ना, अब तुम टाइम की चिंता काहे करता है भाई? बाइक टाइक बाहर में लगाए हो फिर से क्या? पढ़ाने दो यार, फिर हम तेजी से पढ़ाएंगे तो हवा पानी लगेगा नहीं कुछ, ठीक है, अभी तो पढ़ाने दो धीरे धीरे यार, चीजें समझ में अगर आ रहा है तो पढ़ो, है ना, ओवरलोड हो जाएगा तो फिर अलग बात है। दूसरा लिखिएगा गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम। गुना में भाई a गुना b करो या b गुना a करो, दोनों बराबर ही आएगा, दोनों बराबर ही आता है, ये गुना का क्रम विनिमय नियम कहलाता है, ठीक है, ये गुना का क्रम विनिमय नियम कहलाता है, ठीक है, गुना का क्रम विनिमय नियम कहलाता है, ये गुना का क्रम विनिमय नियम कहलाता है, ठीक है, ठीक है, ये गुना का क्रम विनिमय नियम। गुना में रहेगा a गुना b b गुना a के बराबर रहेगा, तो ये गुना का क्रम विनिमय नियम है, और a + b b + a के बराबर आएगा, ठीक है ना, ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम। अच्छा, क्रम विनिमय नियम क्या भाग में पालन होगा? देखो तो a भागा b, पलटाने के बाद b भागा a, क्या लगता है दोनों बराबर आएगा? कभी नहीं आएगा। भाग में क्रम विनिमय नियम पालन नहीं किया जाता है ना, भाग में क्रम विनिमय नियम पालन नहीं होता। अच्छा, घटाओ में देखना जरा, 3 - 2 फिर 2 - 3, क्या दोनों सेम है? सेम है क्या अलग अलग है? 3 - 2 1, 2 - 3 -1, दोनों अलग अलग है। तो क्रम विनिमय नियम का जो पालन होता है जोड़ में होता है और गुना में होता है, लेकिन घटाओ में और भाग में नहीं होता है ना। घटाओ में अगर भाग में देखो a भागा b, है ना, और फिर पलटा दीजिए b भागा a, दोनों बराबर नहीं आएगा, बराबर आता तब बोलते पालन करता है क्रम विनिमय नियम। घटाओ में देखिए 3 घटाओ 2 और फिर पलटा दीजिए, 2 पहले लिखिए 3 को बाद 2 घटाओ 3, दोनों अलग अलग है, इसका मान 1 तो इसका -1, है ना। लेकिन जोड़ में देखो a जोड़ b a + b कीजिए और b + a कीजिए, दोनों सेम ही आएगा। गुना में a गुना b कीजिए, b गुना a कीजिए, सेम ही आएगा, ठीक। चलिएगा एक सवाल लेते हैं, इस पर सवाल लेता हूँ। यदि 3 + 5 बराबर 5 + 3 हो, तब यह
किसका पालन करता है? पहला नंबर ए में जोड़ का क्रम विनिमय नियम। दूसरा नंबर में घटाव का क्रम विनिमय नियम। तीसरा नंबर में सहचर्य नियम, चर्य नियम। चौथा नंबर में बंटन नियम। बोलो भाई क्या हो जाएगा? जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना? जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक है जी, ये क्रम विनिमय नियम की बात हुई और उससे रिलेटेड एक तो सवाल देख लिया, ठीक। अच्छा, अगर ऐसा लिखा रहा था 3 गुना 5 बराबर 5 गुना 3 और फिर एक कुछ और रहा था गुना का क्रम विनिमय नियम, तो कौन सा हो जाता है? 4 नंबर हो जाता है ना। ये बात ध्यान रखिएगा किस तरह से होगी, ठीक। चलिए दूसरा, ये आपका क्रम विनिमय नियम मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम में a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस सी। दूसरा, या a गुना b गुना सी बराबर a गुना b गुना सी। ये सहचर्य नियम कहलाता है। नाम खाली याद रखना है, ठीक है। तो सवाल लेंगे तो धीरे धीरे बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, सहचर्य के नियम में देखोगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी, ठीक। मतलब 3 तो जोड़ आया है ना, तो पहले जो है ब्रैकेट के अंदर वाला काम होता है, लास्ट वाले दोनों को जोड़ दिया, जो रिजल्ट आया फिर पहले में जोड़ दिया, या शुरू वाले दोनों को जोड़ दीजिए, जो रिजल्ट आया लास्ट वाले के साथ जोड़ दीजिए, सेम रिजल्ट आता है, ठीक है। आप समझिएगा यहाँ पर मतलब 2 प्लस 3 प्लस 5 है। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप कोई भी दो, इसको लास्ट वाले दोनों को जोड़ दो, या 2 प्लस 3 कर दो पहले, ब्रैकेट जिसको पहले लगाने का मतलब उसका काम पहले है ना। 2 प्लस 3 प्लस 5 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 5। कई लोगों को लगता होगा सर दोनों तो एक ही लिखे, लेकिन ब्रैकेट लगाने का मतलब उसका काम पहले। तो आप देखो 2 प्लस 5 3 और 5 8, और यहाँ पर 3 2 5, और उधर क्या है 5 8 2 10, और ये भी देखो 10 10 बराबर 10 है ना। तो सहचर्य नियम जोड़ के अंदर भी लागू होता है, गुना के अंदर भी लागू होता है। ये सहचर्य नियम कहलाता है, ठीक। सहचर्य नियम कहलाता है, ठीक है जी। ये सहचर्य नियम कहलाता है कि कोई भी दो को ऐसा भी रहता है। अच्छा आप बताना जरा, क्या ये सहचर्य नियम है या नहीं है? बोलो जी, क्या ये सहचर्य नियम है? पहले वाले दोनों को जोड़िए या लास्ट वाले दोनों को जोड़िए, है ना। आगे पीछे इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे, दोनों तो बात सेम है, ठीक है। ये सहचर्य नियम हो गया, ठीक। एक सवाल लिखता हूं मैं इस पर, इसको लिख चुके होंगे, एक सवाल लिखिए। 5 गुना 3 गुना 2 इक्वल 5 गुना 3 गुना 2, यह किस नियम का पालन करता है? किस नियम का पालन करता है? नियम का पालन करता है। यह किस नियम का पालन करता है, ठीक है। पहला नंबर क्रम विनिमय नियम। दूसरा नंबर सहचर्य नियम, सहचर्य नियम। तीसरा नंबर क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम। तीसरा बंटन नियम। डी नंबर प्रतिस्थापन नियम। लिखोगे सवाल? ठीक है जी। प्रतिस्थापन मतलब
प्रतिस्थापन में एक तरह का समझो ये क्रम विनिमय नियम का ही दूसरा नाम है, ठीक है। a गुना b बराबर b गुना a, ये क्रम विनिमय नियम का ही नाम, दूसरा नाम प्रतिस्थापन नियम, ठीक है। प्रतिस्थापन मतलब आपस में इंटरचेंज करना, अदला बदली करना। भाई ये किस नियम को पालन करता? पानी है यार, पानी गर्म है ठंडा है? ठंडा है, अच्छा नॉर्मल। लो यार मेरा ये भी खत्म, रुक जाना यार, पानी बहुत कम है यार। लो लो जी, इधर ध्यान दो। हाँ जी चलो, तो भैया पहले दोनों को साथ में रखा है, फिर लास्ट वाला दोनों को साथ में रखा है। ऐसा जब भी होता है वो सहचर्य नियम कहलाता है, ये सहचर्य नियम कहलाता है ना। अच्छा नोट करके एक बात लिखिएगा, प्रतिस्थापन स्थापन गुणन नियम को क्रम विनिमय नियम भी कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। प्रतिस्थापन गुणन नियम को क्रम विनिमय नियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्रम विनिमय नियम भी कहा जाता है। प्रतिस्थापन गुणन नियम को क्रम विनिमय नियम भी कहा जाता है, ठीक है। क्रम विनिमय नियम भी कहा जाता है, क्रम विनिमय नियम भी कहा जाता है, ठीक। लिखिएगा इसको, फिर से चेंज करना पड़ेगा, लगा हर 10 मिनट में चेंज ही करना होगा। नया बैटरी, नया बैटरी होगा तब नया। अच्छा लास्ट देख लेता हूँ, ठीक है जी। देखो लिख लिए होंगे, उधर लिखे होंगे। हाँ जी ठीक है, चलिए चलो, और भी बहुत सारा नियम है, थोड़ा सा हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखो इस सवाल को देखिएगा जरा। ये कक्षा 3 के 16 गुना 25 को इस प्रकार से गुणन किया गया है। 16 8 गुना 2, 16 को 8 गुना 2 लिखा है, 25 को 5 गुना 5 लिखा है। फिर देखना जरा इन दोनों को अदला बदली किया है। 5 को पहले लिखा, 2 को बाद में लिखा, बाकी दोनों को साथ में ही रखा, ठीक है। बाकी दोनों को साथ में रखा है। इन दोनों को अदला बदली किया गया है, इन दोनों को अदला बदली किया गया है, बाकी दो साथ में ही रखा है, ठीक है। हाँ जी रुक जाओ यार, कल हम रहेंगे नहीं। दो देखो देखो इन दोनों को इंटरचेंज किया गया है, इन दोनों को अदला बदली किया गया है। 2 गुना 5 को 5 गुना 2 लिखा है, बाकी जैसे था वैसे ही रखा है, बाकी जैसे था वैसे ही रखा है ना। फिर 400 आए। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने किस नियम का प्रयोग किया है? सहचर्य नियम। सहचर्य नियम में क्या होता है? सहचर्य नियम में क्या होता है भाई? ठीक है, कोई भी दो को पहले गुणा किया जाता है, ठीक है, कोई भी दो को पहले गुणा किया जाता है, बाकी दो को बाद में, ठीक है। और पुनरावृत्ति का योग ये तो नहीं है, वितरण का नहीं है, प्रतिलोम गुणन नहीं है, ये ओवरऑल यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है प्रतिस्थापन गुणन सिद्धांत होना चाहिए, प्रतिस्थापन गुणन सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो सहचर्य नियम आप लगा सकते हैं इसमें, है ना, सहचर्य नियम लगा सकते हैं। सहचर्य में क्या होता है, कोई भी दो को पहले आप गुणा कर दीजिए, है ना, कोई भी दो को पहले आप बाकी दो को बाद में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। ये सहचर्य नियम को फॉलो करता है, कहीं तो पालन करता है, ठीक है, सहचर्य नियम को पालन करता है, ठीक, ये सहचर्य नियम को पालन करता है। देखो जी